अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे होंगे। हम चुगताई लैब के एक और लाइव सेशन के साथ यहाँ पे आपके साथ मौजूद हैं। पिछले हमने कुछ सेशंस किए हैं रिगार्डिंग कोविड-19। अब हम कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस जो भी हैं वो हमसे पूछ सकें। आज का हमारा टॉपिक जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और लिवर रिलेटेड डिजीज़ से रेलेवेंट है और इस टॉपिक के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजा उमर फयाज़ मौजूद हैं। क्या हाल है सर आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सही। सो स्टमक रिलेटेड डिजीज़ेज़ और लिवर रिलेटेड डिजीज़ेज़ हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं और जनरली वैसे भी जो है हम लोग सुन रहे होते हैं किसी को मैदे का मसला है या हेपेटाइटिस है या लिवर रिलेटेड डिजीज़ेज़ है। तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के भी इस सेशन के दौरान ले सकें। सो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको हमारी इस लाइव स्ट्रीम में कमेंट करते रहिएगा ताकि हम लोग जो है उनको आंसर कर सकें ड्यूरिंग द सेशन। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि स्टमक रिलेटेड डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं बिकॉज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स या लोग खा रहे होते हैं बाहर का खाना या जंक फूड या ज़्यादा ऑयली फूड और स्पेशली गर्मियों के महीने में वो क्योंकि हैवी भी हो जाता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। सो उसके बारे में बताइएगा। बेसिकली जो स्टमक डिजीज़ हैं ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास आते हैं तो उनके सबसे पहली कंप्लेंट होती है कि हमारे सीने में जलन हो रही है या पेट में दर्द हो रही है और उसके साथ खट्टा पानी मुंह में अंदर आना, मतली होना, उल्टी आना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ शामिल होती हैं। अब स्टमक डिजीज़ होती किस वजह से हैं, जैसा कि आपने ख़ुद ही बताया कि कई बार हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं और लाइफस्टाइल हैं ये हमें जो है वो स्टमक डिजीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोन कर देता है। हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है इसके अंदर वैसे ही मिर्च मसालों का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है तो उसकी वजह से भी है। फिर बाहर के खाने, तली हुई चीज़ें जिस तरह पकौड़े हो गए, समोसे हो गए हैं, पराठे टाइप चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें जो है स्टमक को उसकी वॉल है जो कि उसके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि स्टमक को उसके ही अपने एसिड से बचाती है, उसको डैमेज करती हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर से खाना इस्तेमाल करेंगे तो उनमें नमक, मिर्च और ये तमाम चीज़ें ज़्यादा होने के साथ साथ उनका जो तेल है उसका म्यार भी नाकिस होता है तो वो भी आपके स्टमक को इरिटेट करती हैं। फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मिर्च मसाले के खाने के साथ आप ऊपर से जो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो वो पे एक ही वही काम करता है कि सोने पे सुहागा वाला काम करते हैं तो वो आपकी डिजीज़ को एग्रीवेट करते हैं और साइन एंड सिम्टम्स को मज़ीद वर्स करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक तो हमारे लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स के साथ आ जाती हैं। एक और जो बड़ी कॉमन फैक्टर है वो एक बैक्टीरिया है एच प्लोराई, क्योंकि अब काफ़ी लोग हैं और जो इसे सफ़र कर रहे हैं उन्होंने उसका टेस्ट करवाते रहते हैं। तो एच प्लोराई बैक्टीरिया भी जो है वो हमारी स्टमक की वॉल के अंदर रहता है और वो भी एसिडिक इन्वायरमेंट को ज़्यादा इन्हांस करता है और ज़्यादा करता है जिसकी वजह से स्टमक प्रॉब्लम होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो एक और बड़ा फैक्टर है वो है एंग्जाइटी रिलेटेड फैक्टर। स्ट्रेसनेस लाइफस्टाइल हैं लोगों के, प्रॉब्लम्स हैं, एंग्जाइटी है, उसकी वजह से भी ऐसे हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ होते हैं जो कि स्टमक की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो एक वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए। बिल्कुल, लेकिन ये स्टमक जो प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज़्यादा लोगों में होती हैं। मतलब अगर हम जनरली देखें तो हम जितने लोगों से मिल रहे होते हैं ऑलमोस्ट हर कोई प्रॉब्लम इस तरह की प्रॉब्लम्स का जो है शिकायत कर रहा होता है। तो ये लाइफस्टाइल की तो होता है वजह से, बट और कोई भी रीजंस होते हैं स्टमक डिजीजेस के होने? मैं बताया जिस तरह के ना एक बैक्टीरिया एच प्लोराई, दिस इज़ वन ऑफ द कॉज के वो आपको जो है ये तमाम प्रॉब्लम्स कर सकता है। इसके अलावा एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, आईबीएस के केसेस आते हैं उनके अंदर ये को रिलेट कर रहा होता है। और इसके अलावा कई ऐसी कुछ डिजीज़ होती हैं जिसमें कैंसर वाली डिजीज़ हैं कि आपके अल्सरेशंस वगैरह हैं, वो कई बार अल्सरेशंस जो हैं आपकी सिर्फ और सिर्फ स्टमक की प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग होने की वजह से बन सकती हैं, लेकिन कई बार कैंसर और इससे रिलेटेड डिजीज़ होती हैं जो कि आपके स्टमक के अंदर जो है वो अल्सरेशन और प्रोड्यूस कर सकती हैं और उनकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो बार बार आते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, इसी तरह डायरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। अगेन डायरिया और अगर एक जो हम कहते हैं कि जो गर्मियाँ हैं और आपने बाहर से खाना पीना किया और एकदम डायरिया हो गया, डायरिया के एपिसोड्स लोगों को एकदम आ जाती हैं, वाटरी मोशंस हो जाते हैं और वो बेसिकली बात यह आ जाती है कि जब इन मौसम के अंदर लोगों के बाहर से खाने पीने के रुझानात बढ़ जाते हैं और कई बार लोग जब गर्मी में बाहर निकलते हैं तो पानी पीने के लिए या
कुछ खाने पीने के लिए, ठंडा खाने पीने के लिए रास्ते में रुक जाते हैं और अनहाइजेनिक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके साथ डायरिया जो है वो आ जाता है, सीजनल वैरायटी के अंदर इन्फेक्टिव डायरिया आ जाता है। कई बार लोग जो है वो अपने हाथों को धोते नहीं है, प्रॉब्लम आजकल वैसे भी कोविड है और लोगों को बार बार बताया गया कि अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोया करें। तो इसके साथ ना सिर्फ आप कोविड से बच सकते हैं बल्कि और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि सिर्फ आप अपनी पर्सनल हाइजीन और इन हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करके बच सकते हैं। तो डायरिया इज़ वन ऑफ देम। और इसके अलावा जो है कि डायरिया की और भी बड़ी कॉजेज़ हो सकती हैं। कई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं जिनके अंदर डायरिया आ सकता है। जैसे आपके पास इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हैं, सीलिक डिजीज़ है, ये ऐसी डिजीज़ है जिनके अंदर आपको प्रोलॉन्ग डायरिया होगा। वो छोटा स्पैन का नहीं होगा, वो आपको लंबे सालों पे मुहित डायरिया चल रहा होगा। सही, ठीक है। सो वो अलग अलग कॉजेस की वजह से हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह की डिजीज़ेस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हम स्टमक डिजीज़ की बात करेंगे, मैंने बताया कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपने अडॉप्ट करना है। अगर आप बाहर से खाने या नमक मिर्च मसाले के इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दें तो आप एक हेल्दी स्टमक को रख सकते हैं। इसके अलावा खाना जब हम खाते हैं तो पेट भर के और वो पूरा स्टमक को फुल करके नहीं खाना चाहिए। आप थोड़ा सा जो है वो गुंजाइश हमेशा छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक है या किसी भी किस्म की डेली एक्टिविटी है, वो ना सिर्फ आपको डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है बल्कि आपको एंग्जाइटी और इस तरह की चीज़ों से भी बचाती है, जो कि अगेन एक स्टमक का प्रॉब्लम है। खुदा ना खास्ता अगर आपको स्टमक का प्रॉब्लम आ रहा है और ये एक्टिविटी आपको बार बार तंग कर रही है तो आप अपने किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रब्ता करके H. pylori का टेस्ट करवाएं और इस बैक्टीरिया को एक बार एरेडिकेट करवाएं ताकि आपको वो प्रॉब्लम बार बार ना हो। इसी तरह अगर हम सीजनल डायरिया की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पानी उबाल कर पिएँ, बाहर से जो खाना पीना है उसको लिमिट करें, अच्छी जगहों से साफ़ सुथरी ग़िज़ा को इस्तेमाल करें। सही, ठीक है। सो हाइजीन और सफाई सुथराई का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को अवॉइड करने में, ठीक है। सो सर, अब स्टमक डिजीज़ेस जैसे नॉर्मल स्टमक पेन तो किसी को भी हो सकता है किसी रीजंस की वजह से, लेकिन हम कैसे जज करें कि अच्छा अब ये डिजीज़ ऐसी है कि हम लोगों को किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है? यू बीइंग अ कंसल्टेंट एंटेरोलॉजिस्ट ऑल्सो, आप किस टाइम पे आपको लगता है कि पेशेंट्स को डॉक्टर से जो है वो रुजू करना चाहिए? देखिए, एक तो है कि हमारे एक बड़ा कॉमन सा काम होता है कि दैट आप किसी शादी पे गए हैं, रात को आपने वहाँ शादी पे ऑयली और रिच स्पाइसी फूड खाया है तो मॉर्निंग टाइम पे आपको स्टमक प्रॉब्लम आ सकती हैं। दैट इज़ वेरी जो है अनकॉमन इन योर डेली लाइफ। आपको कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है जिसको आप कोप कर लेते हैं। लोगों ने घर में मुख्तलिफ किस्म के टोटके होते हैं, इनो फ्रूट सॉल्ट्स वगैरह और ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम कंटिन्यूस मंथ के लिए आ रहा है और आपको वीक के अंदर कई बार इस तरह के बाउट्स आ रहे होते हैं, देन इट्स द टाइम कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। क्योंकि पहले अगर वो छोटे ही फॉर्म में होगा तो शायद आपके कुछ चंद दवाइयाँ इस्तेमाल करने से ही ये प्रॉब्लम हल हो जाए और उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको इससे बचा सकती है। अगर ये थोड़ा सा लंबा प्रोलॉन्ग हो जाता है तो फिर हम इसके अंदर H. pylori का मैंने जिस तरह कहा कि हम लोग टेस्ट करते हैं और उसको फिर अगर वो आइडेंटिफाई होता है बैक्टीरिया आपके स्टूल के अंदर तो फिर हम उसको आगे एरेडिकेट करते हैं। लेकिन अगर 3 महीने से ज़्यादा ये प्रॉब्लम गुजर गया और आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं, आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, वो फार्मेसी पे जाकर वहाँ से कहें ये प्रॉब्लम है मुझे दवाई दे दें, या घर में किसी को ये प्रॉब्लम हुआ तो उसकी दवाइयाँ लेकर खाकर गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अगर 3 मंथ से अगर आप ऑन एंड ऑफ मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं और आपकी ये मेडिकेशन नहीं काम कर रही है तो और आपको इसके साथ कोई वेट लॉस का सिम्टम है या खुदा ना खास्ता कभी कोई खून की उल्टी आई है तो फिर हम इसमें एंडोस्कोपी प्रोसीजर की तरफ जाते हैं जो कि आपके मैदे का कैमरे के जरिए मुआयना होता है, क्योंकि यहाँ वो ज़रूरी पड़ जाता है कि इतना लंबा अरसा दवाइयों के साथ आपका प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा, देन वी हैव टू हमें देखना पड़ता है कि आप बस इसको कहते हैं जी मैदे का बसरी मुआयना, कि हम अपने कैमरे की आंख के ज़रिए हम स्टमक आपके खुराकी नाली मैदे के अंदर का हिस्सा और छोटी आंत के हिस्से का मुआयना करते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो फिर हम उसको उस हिसाब से डील कर सकें। सही। सर, आपने एंडोस्कोपी की बात की तो लोग जनरली
प्रोसीजर्स का सुन के डर भी जाते हैं कि मतलब हम क्यों करवाएं, या ये कोई ज़्यादा जो है अंदर कोई प्रॉब्लम ना कर दे। तो थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कितना जो है कितना पेन हो सकता है इससे, या ये प्रोसीजर किस तरह परफॉर्म किया जाता है? देखिए, एंडोस्कोपी प्रोसीजर एक डे प्रोसीजर है। इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कोई लंबा एडमिट होना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है, अगर आप सिर्फ मैदे के इलाज और उसकी तशखीस के लिए आ रहे हैं, छोटा सा प्रोसीजर है। अगर आप किसी माहिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से करवाते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लेता है। इसके अंदर आपका गला सुन करते हैं, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर पेशेंट को ज़्यादा कोई एंग्जाइटी और इस तरह के प्रॉब्लम है तो हम बेहोश भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रोसीजर जो है ये बगैर बेहोशी के हो सकते हैं, सिर्फ गला सुन करने के साथ ही, या माइल्ड से सेडेशन वगैरह दे सकते हैं। और इसके अंदर ये है कि एक बारीक ट्यूब होती है जिसके आगे कैमरा लगा होता है। हम उसको गले के रिश्ते आपकी खुराक की नाली के अंदर और मैदे के अंदर भेजते हैं, और इसके अंदर तकलीफ, जितनी तकलीफ आपको मैदे की वजह से हो रही है और आपको टेस्ट किया है उसके मुकाबले में तो ये 5% भी तकलीफ नहीं है जो कि आपको इस टेस्ट की वजह से होगी। और ये जो इसको कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है कि इसके बाद आपके आगे जो है वो मुकम्मल तशखीस आपकी इस टेस्ट के साथ मुमकिन है। सही, चलें। सो मतलब लोगों को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी डॉक्टर रिकमेंड भी कर देता है एंडोस्कोपी तो बहुत मिनिमल से पेन के साथ ही प्रोसीजर बहुत थोड़े से टाइम में हो जाता है। इसके अलावा सर कुछ मैदे की डिजीज़ेज़ हैं जो बहुत कॉमन है, जैसे IBS है। सो उसके बारे में बताएं, IBS क्या होता है और वो ट्रीटेबल है कि नहीं है? बेसिकली IBS आपके मैदे के से ज़्यादा आपकी आंत वगैरह और इनके साथ करता है। बेसिकली ये भी आपका जो है वो फंक्शनल रिलेटेड डिजीज़ है। एक बार जब हम तमाम कॉज रूल आउट कर लेते हैं और तमाम ऑर्गेनिक कॉज जिसको हम कहते हैं कि कोई आपको इन्फेक्शन नहीं है या कोई और ऐसी बीमारी नहीं है और आपको बार बार या तो डायरिया हो जाता है या आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, फिर हम उसमें से जो है वो IBS को डायग्नोज करते हैं। IBS बेसिकली जो है वो आपके फंक्शनल एलिमेंट और एंग्जाइटी के एलिमेंट के साथ रिलेटेड डिजीज़ है। सही। इसमें काफ़ी जो मरीज़ हैं IBS वाले जो हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक उनको जो है वो इसके साथ कोऑप करके करना पड़ता है। बेसिकली IBS का यही फिर आ जाता है कि दैट हमें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी ईटिंग हैबिट्स के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती है। एक और बड़ी वजह जो होती है वो ये है कि हमारे यहाँ डाइट के अंदर जो है वो फाइबर की कमी होती है। सही। हम जो डाइट इस्तेमाल करते हैं बड़ी रिफाइंड डाइट इस्तेमाल करते हैं। हमारा आटा रिफाइंड होता है, वाइट होता है। हमारे पास जो है वो फाइबर जो है वो हम लोग कहीं भी नहीं खाते, डबल रोटी के अंदर नहीं है, किसी और चीज़ के अंदर नहीं है। तो उसकी वजह से भी, फाइबर की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम लोगों को आता है कि दैट दे सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन ऑन एंड ऑफ, या फिर उनको डायरिया हो जाता है। सही। तो फिर हम उसको जो है एक प्रॉपर ये है कि ये लंबा मैनेजमेंट प्रोग्राम है। ये इस तरह नहीं है कि आप IBS का जो है कि आपको 2 हफ्ते के लिए दवाई दी उसके बाद IBS ख़त्म हो गया। इसमें मरीज का अपना जो है वो बहुत बड़ा किरदार होता है डॉक्टर के साथ उसको हल करने में। सो मल्टीपल एरियाज में उसको ट्रीट करना पड़ता है। जी बिल्कुल, ठीक है, सही है। इसके अलावा GERD भी एक सिमिलर डिजीज है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेवेंट होती है, तो उसके बारे में भी बताइए। बेसिकली स्टमक प्रॉब्लम ही, जब आपके स्टमक प्रॉब्लम के साथ आपका स्टमक का कंटेंट जो होता है, जो एसिडिक कंटेंट है, वो वापस आपकी खुराक की नाली या मुंह में आता है, तो हम उसको रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, कि आपका गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो आपकी खुराक की नाली के अंदर रिफ्लेक्स बैक हो रहा है। बेसिकली जब हम लोग खाना खाते हैं, हमारी खुराक की नाली में से खाना स्टमक के अंदर जाता है, तो एक वेव होती है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, वो खाने को नीचे पुश डाउन करती है, और उसके बाद खुराक की नाली और मैदे के मुंह के ऊपर जो मसल होते हैं वो उसको टाइटली बंद कर देते हैं ताकि खुराक जो है वो वापस ना आ सके। लेकिन जो जैसे बताया कि हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं कि हमारे फूड में जो एसिड कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, हम फैटी फूड खाते हैं, उसको डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। एक आम ग़िज़ा जो घंटे तक डाइजेस्ट हो जाती है, वहीं जो फैटी ऑयली चीज़ें होती हैं वो 4 से 5 घंटे लगा सकती हैं। इसमें आपके मसल जो होते हैं वो वीकेंड हो जाते हैं और फिर वो आपका रिफ्लेक्स बैक करता है। सही। सो GERD का भी ट्रीटमेंट सिमिलर होता है या उसका किस तरह ट्रीटमेंट? जी बेसिकली वही बात होती है कि हमें देखना पड़ता है सिम्टम्स वगैरह को, तमाम चीज़ों को डायग्नोज करना पड़ता है। उसमें फिर अगेन जो है H. pylori को हमें रूल आउट करना पड़ता है। कोई अल्सरेशंस हैं उनको रूल आउट करके फिर हम उसके हिसाब से जो है ना वो दवाइयाँ देते हैं। और अगेन कि दवाइयों के साथ आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी फंक्शनल प्रॉब्लम ही है? नहीं, ये बेसिकली आपका जो है वो आपके जो मसल्स हैं, जो स्पिंक्टर जिनको हम कहते हैं,
आपकी खुराक की नाली और मैदे के मुंह के ऊपर, बिल्कुल। वो लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह सही। से ये कॉम होता है। ठीक है। इसमें फिर ये है कि आपको दवाइयों के साथ जो है ये खाना आपने सोने से 3 घंटे पहले लेना है। बिल्कुल। खाने के रात को खाने के बाद 15 से 20 मिनट वॉक लाजमी करनी है। रात को सोते हुए आपका जो हेड एंड है, जहाँ पे बिल्कुल। तकिए हैं, वो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि वो खुराक जो है वापस ना आए बल्कि नीचे आगे की तरफ जाए। सही। इस तरह के टाइट क्लोथिंग नहीं पहननी है। इस तरह की सही। चंद एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करते हैं दवाइयों के साथ, तो ये फिर काफ़ी हद तक मसला जो है वो उसकी बेहतर वजह हो से जाता है। बेहतर हो ठीक जाता है, है। सही है। अच्छा, इन दोनों डिजीजेस का कोई एज से भी रेलेवेंस होता है या किसी भी एज ग्रुप में हो सकती हैं? नहीं, ये अब किसी भी एज ग्रुप में हो सकती हैं। ठीक है। बेसिकली हमारे अब पहले बच्चों में नहीं होता था कि हम क्यों होंगे, घर के खाने वगैरह खाते थे सारे बिल्कुल। तमाम चीज़ें, और हम कहते थे कि बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा होता था जी, कि जी। उम्र के साथ वक्त के साथ तमाम चीज़ों में। लेकिन आजकल बच्चे बड़े जो भी हैं वो सारे के सारे इस तरह की चीज़ों के ऊपर बाहर से खाने खा रहे हैं और बिल्कुल। जंक फूड फास्ट फूड ले रहे हैं, तो ये तमाम डिजीज़ बच्चों और बड़ों दोनों में आ रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने अब स्टमक डिजीजेस बच्चों में और टीनेजर्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा देखी हैं, तो वो प्रॉबेबली खाने ईटिंग हैबिट्स की वजह से जी ही हो रहे बिल्कुल, होते हैं। ईटिंग हैबिट्स आपकी जो है वो आप जंक फूड ले रहे हैं, आप फास्ट फूड ले रहे हैं और आपके खाने के टाइम नहीं है। मोस्टली बच्चे और बड़े सुबह लेट उठते हैं, बिल्कुल। नाश्ता दोपहर के खाने के अंदर फ़र्क नहीं है, और उसके बाद रात को लेट नाइट ईटिंग हैबिट्स, रात को 12 बजे फास्ट फूड ऑर्डर हो रही हैं, 1 बजे फास्ट फूड ऑर्डर हो रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो वो एक आपके मैदे को जो है वो 24 आवर्स एंगेज उसने रखा हुआ है। बिल्कुल सही। ये तमाम चीज़ें जो हैं, इन सारी फैक्टर्स हैं जो कि इन तमाम बीमारियों को कंट्रीब्यूट करते हैं। सही, ठीक है, सही। इसके अलावा अगर हम देखें, मैंने काफ़ी दफ़ा लोगों से सुना है कि क्योंकि मेडिकेशन वो लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उन्हें स्टमक प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, तो इनका क्या रिलेशन? देखिए, एक और बड़े चीज़ आती है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर ना मेडिकेशन जो है वो लेने का ये तरीका होता है कि वो फार्मेसी पे गए, बिल्कुल। आपने सिम्टम बताए और फार्मासिस्ट से या वहाँ से जो भी फार्मेसी में उसे दवाई ले ली, या घर में उसको ऑलरेडी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो वो उन्हीं की दवाइयाँ इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल। दवाइयाँ एज सच खुद मैदे के लिए बड़ी नुकसानदेह होती हैं, ख़ुसूसी तौर के ऊपर जो ये दर्द की ख़त्म करने वाली गोलियाँ हैं, जी। ये आपके मैदे के ऊपर जो एक लाइनिंग है जो कि म्यूकोसल लाइनिंग बनती है जो कि उसको एसिड से प्रोटेक्ट करती है, उसको डैमेज करते हैं, उसको रोकते हैं। तो वो जब एसिड रिक्रीट होता है तो वो मैदे के दीवार को डैमेज करता है, वहाँ ज़ख़म करता है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सही। तो जब भी दवाइयाँ वगैरह देते हैं, आपके डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आपको कोई मैदे का पहले मसला तो नहीं है। बिल्कुल। एक तो उसके हिसाब से आपको दर्द की गोलियाँ और दवाइयाँ देंगे। सही। सेकेंडली, अगर आपको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए दवाइयाँ देनी हैं तो वो खुद ही उसके साथ मैदे की दवाई जो है वो एडजस्ट करके डाल देते हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, ठीक है। सो वो डॉक्टर और स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से, क्योंकि अगर आप सही मेडिसिन नहीं लेंगे तो एग्रेवेट कर सकता है। वो फिर यही हो जाएगा, आप एक चीज़ को ठीक कराने जाएंगे तो आप दूसरी चीज़ खराब कर लेंगे और उसके बाद फिर आप दोबारा जाकर तीसरी चीज़ को खराब कर लेंगे। बिल्कुल सही। सो सेल्फ मेडिकेशन इसलिए ज़्यादा बुरी होती है। ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अलावा स्टमक रिलेटेड डिजीजेज जो हैं, जैसे आपका लास्ट सेशन भी हुआ था उसमें आपने कहा था कि स्मोकिंग जो है वो भी एग्रेवेट करती है स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, तो वो बता दें वो किस तरह से इम्पैक्ट करती है हमारी बॉडीज़ को? देखिए, स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग के अगर आप वैसे करें तो एक पूरा सेशन स्मोकिंग के हैज़र्ड्स इफेक्ट्स के ऊपर हो सकता है। इसी जिस तरह स्मोकिंग आपके लंग्स को ख़राब कर रही है, आपकी ओरल डिजीज़ का बायस बन रही है, इसी तरह स्मोकिंग जो है वो आपके स्टमक इशूज़ को भी करती है। कई ऐसे जो है सबसे जो है कैंसरस डिजीज़ हैं जिसको स्मोकिंग एग्रावेट करती है और उस प्रोसीजर को फास्टन अप करती है। इसके अलावा अगेन आप जब धुआं लेते हैं तो वो आपके फेफड़ों के समेत आपके मैदे के अंदर भी जाता है और वहाँ जाकर अगेन वो आपके जो उसके केमिकल कार्सिनोजेंस हैं वो आपके स्टमक की वॉल को इरिटेट करते हैं, टॉक्सिसिटी करते हैं, तो वो मैदे के प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद कई लोग हैं वो जब स्मोकिंग करते हैं तो वो फिर जब उनके स्टमक के अंदर ये उसका धुआं जाता है तो वो स्टमक का भारीपन होना और उसका भर जाना भी उनको महसूस होता है। सही। सो मल्टीपल एरियाज है स्मोकिंग के साथ। ठीक है, सही है। अच्छा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसका तो हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिया। आई थिंक IBS और GERD हम लोगों की मेजर डिजीज़ थे कि कोई और डिजीज़ है जो कॉमन होती है स्टमक रेलेवेंट, तो वो उसके बारे में भी बता दें आप। IBS है, GERD है, आपकी मैं यही कहूँगा कि आपकी ड्रग रिलेटेड डिजीज़ जो है ना बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया था कि हम लोग जो है दर्द की गोलियाँ अगर खा रहे हैं और लंबे अरसे से खा रहे हैं तो अपने काइंडली डॉक्टर को लाजमी कंसल्ट करें कि मैं दर्द की जो भी आपका डॉक्टर है कि इतने अरसे से ले रहा हूँ तो ये मेरे स्टमक के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं।
इसके अलावा एक जो है वो मैं कहूँगा फंक्शनल डिस्पेप्सिया, बिल्कुल एंग्जाइटी रिलेटेड आजकल का एनवायरनमेंट है, लोगों को मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो कि एंग्जाइटी को डिप्रेशन को रिलेट करते हैं। बिल्कुल लाजमी बात नहीं है कि कोई ऐसी बहुत बड़ा डिप्रेशन हो, लेकिन इट्स अ वेरी कॉमन कि आपको जो एंग्जाइटी है छोटी छोटी बातों के ऊपर होना, दैट ऑल्सो कॉजेज स्टमक प्रॉब्लम्स। बिल्कुल तो उसके सिलसिले में भी अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है और आपका डॉक्टर इसको डायग्नोज करके आपको ये चीज़ बता रहा है, तो उसके लिए हेल्प लेने में, साइकेट्रिस्ट से हेल्प लेने में, साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेने में कोई मजाक खेज नहीं है, बिल्कुल क्योंकि ये आपकी अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी हो जाता तो ये चीज़ें हैं जिनको हमने करना है। थर्डली जो है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, सही हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना है, हमें खाना जो है वो लिमिट करके खाना है, टाइमिंग्स हिसाब से खाना है, और एक्सरसाइज वॉक को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाना है। बिल्कुल जिस तरह सोना है, खाना पीना है, कपड़े पहनना है, उसी तरह एक्सरसाइज का एक पर्टिकुलर टाइम दिन में होना चाहिए, बिल्कुल जो हम उसको रूटीन को फॉलो करें। सही। सो डेडिकेटेडली टाइम निकाल के एक्सरसाइज ज़रूर हाँ। करें ताकि आपकी ओवरऑल बॉडी में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट Effect है। है। बिल्कुल। सो नाउ मूविंग ऑन टू द लिवर, लिवर रिलेटेड डिजीज, आप थोड़ा सा लिवर के बारे में बता दें, उसकी फंक्शनिंग क्या है हमारी बॉडी में? देखिए, लिवर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और आप इसको कह सकते हैं कि ये जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। आपके बॉडी के वेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा वेट जो है वो और साइज जो होता है वो आपके लिवर का ही होता है। सही लिवर मल्टीपल काम करता है, जिसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एड करता है। सही इसके अलावा आपके जिस्म के अंदर जो टॉक्सिक कंबाइंड्स होते हैं, जो खुराक के ज़रिए जाते हैं, दवाइयों के ज़रिए जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के जाते हैं, उन टॉक्सिक चीज़ों को जिस्म से बाहर निकालता है। सही इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाना इसका काम है, एल्ब्यूमिन और इस तरह की तमाम इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कि ये जिस्म के अंदर बनाता है, जो कि जिस्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। सही तो लिवर जो है बेसिकली जो है आपके बॉडी के तमाम जो है ऑर्गन्स के साथ जो है वो एक कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करता है, सही ताकि बॉडी के तमाम फंक्शंस बड़े स्मूथली अंजाम दे सके हो सही। सकें। सो इम्पोर्टेंट रोल इसलिए बिकॉज ये बाकी ऑर्गन्स को भी एड कर रहा है। ऑब्वियसली ये आपके स्टमक के साथ, आपके इंटेस्टाइन के साथ जो है वो कोप करता है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। बिल्कुल मैं जिस तरह बताया कि टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, जहरीले मादे होते हैं जिस्म के अंदर, उनको निकालने के अंदर इसका बड़ा रोल होता है। ठीक, अच्छा, हमें पहले जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उनको कर लेते हैं। नज़ीर दुरानी है, ही इज टॉकिंग अबाउट एच पिलोराई, उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एच पिलोराई मैंने पहले बताया कि एच पिलोराई, तो जिन लोगों को स्टमक प्रॉब्लम है वो तो इस नाम से बहुत ज़्यादा वाकिफ होंगे। एच पिलोराई बैक्टीरिया है जो कि स्टमक की वॉल के अंदर रहता है। लोग क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए या जल्दी करने के लिए ब्लड में एच पिलोराई का टेस्ट कराते हैं, जो कि आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स काफ़ी बार दे देता है या नेगेटिव रिजल्ट्स दे देता है। हम एच पिलोराई को डायग्नोज करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके अंदर आपका स्टूल का टेस्ट है, स्टूल एंटीजन कराते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में कम है लेकिन जगह के ऊपर अवेलेबल है, हम ब्रेथ टेस्ट होता है कि एक मशीन है, उसमें आप सांस लेते हैं, फूंक देते हैं, उसके ज़रिए ये डिटेक्ट हो सकता है। या फिर हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट होता है आपके सिम्टम्स देख के कि अगर वो बहुत ज़्यादा बहुत लंबे अरसे से हैं, फिर हम लोग एंडोस्कोपी की तरफ जाते हैं, और एंडोस्कोपी के अंदर फिर हम लोग आपके मेरे से बारीक छोटे छोटे पीस लेते हैं बायोप्सी के, जो कि आगे माइक्रोस्कोप के अंदर देखकर उसमें से आइडेंटिफाई होती हैं चीज़ें, तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जहाँ तक इरेडिकेशन की बात की, इसकी इरेडिकेशन काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगेन मैं कहूँगा कि लोगों ने ओवर द काउंटर ड्रग्स लेकर, एंटीबायोटिक्स स्पेशली लेकर अपने आप को कई एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस कर लिया है। तो वो कई बार ये होता है कि आप एंटीबायोटिक लेते हैं, ये रेडिकेट नहीं होता, उसमें मसला हो जाता है। फिर उसके लिए हमारे डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं एंटीबायोटिक्स के साथ मेडिसिन के, जो कि हम लोग 10 डेज या 2 वीक्स के लिए देते हैं। तो फिर हम उसको एरेडिकेट करते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी हिस्ट्री के ऊपर, आपने पहले कौन से एंटीबायोटिक्स यूज की हुई हैं, और उसके साथ फिर हम इसको एरेडिकेट करते हैं एंटीबायोटिक्स के साथ। और ये कितना लंबा ड्यूरेशन इसका? इट मे टेक 10 डेज। कुछ ऐसी रिजीम्स हैं जो आप 10 डेज के लिए देते हैं, कुछ रिजीम्स हैं जो आप 2 वीक्स के लिए देते हैं। ठीक है। तो 2 वीक्स तक हम इसको देते हैं, और उसके बाद फिर हम दोबारा इसको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट हम 6 वीक्स बाद दोबारा इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये है या नहीं है। सही, ठीक है। एक और बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन आया हुआ है जमशेद आफरीदी का। वो कह रहे हैं विपल प्रोसीजर उन्होंने करवाया है, पर लेज़न अभी भी मौजूद है उनके स्टमक में प्रॉबेबली।
ये विपर प्रोसीजर बेसिकली कोई किसी ट्यूमर वगैरह को बाईपास करने के लिए होता है। ये इस तरह नहीं पता चलेगा इसका, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का सही। प्रोसीजर है और इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री और नॉलेज के हिसाब से हम इसको फिर कर सकते हैं ठीक कि है, क्यों so- कराया था, क्या वजह थी, हाँ। उसके हिसाब से फिर बता सो दे सकते शुड हैं। कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट। आपको डॉक्टर ही ज़्यादा बेहतर इसके बारे में रिकमेंडेशन दे सकता है। एक और क्वेश्चन है रीशा गुल का। शी सेइंग आई हैव बीन हैविंग एसिडिटी प्रॉब्लम सिंस 14 years. She is 29 and diagnosed finally related to stress. Can you tell me about the acidity due to stress? How long should we take the depression pills? And if we stop the pills after a long time, can it come back? अगेन हम लोग जिस तरह भी बात करते थे कि दैट फंक्शनल डिस्पेप्सिया इज़ वेरी जो है वो कॉमन है लोगों के अंदर। बिल्कुल। अगेन ये डिपेंड करता है कि देखें, अगर आपके कोई, सबसे पहले ये है कि आपका स्टमक के प्रॉब्लम को देखना चाहिएगा। 14 ईयर से है और अगर आपको फंक्शनल डिस्पेप्सिया है तो अगर आपकी पहले एंडोस्कोपी हो चुकी हुई है तो उसकी रिपोर्ट अगर नॉर्मल है तो फिर ठीक है। अगर एंडोस्कोपी नहीं हो चुकी है देन यू मस्ट गो फॉर एंडोस्कोपी, सही। ताकि ये भी देख लिए कि रूल आउट कर लिया जाए कि कोई और कॉज तो नहीं है। बिल्कुल। अगेन ये आपकी जो एंजाइटी और डिप्रेशन को जो मैनेज करना है वो आपके साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने मैनेज करना बिल्कुल। है। उसके साथ वो आपको मैनेज करेगा कि आपको कौन सी पिल देनी है उसने इस एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए। हमारी मैनेजमेंट जो है वो आपके एसिड सप्रेशन के अंदर है, जो कि आपको 2 to 4 वीक्स तक दी जा सकती है। लेकिन अगेन आपके एंजाइटी लेवल्स के ऊपर है, आपके डिप्रेशन लेवल्स के ऊपर है कि अगर वो बहुत ज़्यादा है तो फिर हमें उसको ऑगमेंट करना पड़ता है, ज़्यादा देना पड़ता है। और आपकी जो एंटी डिप्रेसिव या एंटी एंजाइटी है वो आपके साइकेट्रिस्ट जो है वो आपके साथ बात करके या साइकोलॉजिस्ट आपके साथ सेशन करके आपको बता सकते हैं कि हाउ लॉन्ग यू शुड टेक दिस थेरेपी। ठीक है, सही है। सो वो ज़्यादा साइकेट्रिस्ट जो है वो बता सकते हैं मेडिकेशन जी बिल्कुल। हमारे साथ जो सपोर्टिव मैनेजमेंट है स्टमक के एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम को और रिलीफ देने के लिए। सही। सो 14 इयर्स, शी इज वेरी यंग, 29 इयर्स की। 14 इयर्स का मतलब है 15 इयर्स की। डेफिनेटली 14 इयर्स अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आई विल डेफिनेटली एडवाइस है कि अगर आपने एंडोस्कोपी पहले कराई है तो इट्स ओके, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है तो वेरी गुड। अगर नहीं कराई है तो आप एंडोस्कोपी एक बार लाजमी कराइएगा, ताकि कोई और प्रॉब्लम जो है हम उसमें से अगर है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें अलॉन्ग विद दिस फंक्शनल डिस्पेप्सिया। बिल्कुल ठीक है, सही है। सो मेडिकल हेल्प ज़रूर आप दोबारा से लें। और इफ़ यू वांट टू कंसल्ट डॉक्टर उमर तो ये हमारे मेडिकल सेंटर वैसिया में होते हैं। यू कैन ऑलवेज टेक एन अपॉइंटमेंट और इनके पास भी आप कंसल्टेशन के लिए जा सकती हैं। इसके अलावा हम लिवर पे आ गए थे। सो लिवर रिलेटेड डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। लिवर में जब एनॉमली आती है तो किस तरह की डिजीज़? देखिए, लिवर का जो बेसिकली प्रॉब्लम होता है वो हम लोग कहते हैं, उसको ब्रॉड टर्म यूज़ करते हैं, जो बहुत बड़ा टर्म है उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। सही। हेपेटाइटिस बेसिकली जिगर के सेल की सोजिश को कहते हैं। जिगर में आप आराम से जो अगर कई लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं या कोई भी जाते हैं तो उनको एक जो वर्ड किया जाएगा कि आपके जिगर में सोजिश है। तो बेसिकली जिगर का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम उसके लिए टर्म हेपेटाइटिस यूज़ करते हैं और उसका मतलब है कि आपका जिगर में सोजिश है। सही। अब हेपेटाइटिस जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। कॉमन जो है वो हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस है। आपके पास वायरस हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई मौजूद हैं। इसमें से थोड़ा सा मैं लोगों की कन्फ्यूजन दूर करता चाहूँ। लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि लोग समझते हैं कि तमाम हेपेटाइटिस जो है वो खाने पीने से होता है। ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस ए और ई ये दो ऐसे हेपेटाइटिस वायरस है जो आपको खाने पीने से या आपके स्टूल के जरिए उससे प्रोडक्ट्स होते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर के जरिए हो सकते हैं। अगर आप बाहर से खाते पीते हैं गंदी जगहों से ऊपर तो हेपेटाइटिस ए और ई ये कॉमन आपको हो सकती हैं। इसके अलावा जो आपका हेपेटाइटिस बी, सी और डी है, ये आपको खून या खून से आलूदा चीज़ें हैं, जिस तरह सिरिंजें हैं उनसे हो सकता है, नाई के औजारों से हो सकता है, ब्यूटी पार्लर से हो सकता है। इसके अलावा डेंटिस्ट या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज नहीं करते हैं, उनके ज़रिए हो सकता है। ब्लड के प्रोडक्ट्स की ट्रांसफ़र से हो सकता है, और माँ से बच्चे को हो सकता है, और गैर अज़वाजी ताल्लुकात से हो सकता है। ये उनसे हेपेटाइटिस वायरस लग सकता है। तो ये जो है वो वायरसेस हैं जो कि लिवर की इन्फ्लामेशन करते हैं और हम फिर इनको कहते हैं कि हेपेटाइटिस हो गया, और उसके फिर आप टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस ए और ई जो है हम कहते हैं एक्यूट है, यानी कि ये एकदम आते हैं
और इनका यूजुअली 14 to 20 डेज रहते हैं और उसके बाद डिजॉल्व हो जाते हैं। सही। लेकिन लास्ट 2 ईयर से देखा गया कि हेपेटाइटिस ई जो है वो डिजॉल्व नहीं हो रहा और वो आगे प्रोलॉन्ग हो जाता है। अच्छा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये खामोश कातिल हैं। सही। ये आपको बॉडी में इन्फेक्ट कर देंगे, आपकी बॉडी में रहना शुरू भी कर देंगे, तो आपको कई बार ये कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता। बिल्कुल। ये कई बार जो है आपको एक्सीडेंटली आपको पता चलते हैं कि कोई बंदा किसी को ब्लड देने गया, हाँ। तो वहाँ जब ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग के बाद जब बिल्कुल। उन्होंने टेस्टिंग की तो उसमें कह जी कि आपको हेपेटाइटिस बी या सी है। बिल्कुल। या कई बार कोई ऑपरेशन कराने से पहले या अच्छे डेंटिस्ट जो है प्रोसीजर करने से पहले बीसी के टेस्ट करवा लेते हैं, बिल्कुल। उसमें आपको पता चल सकता है। ट्रैवल से पहले मैं ये कहने का था कि लोग जाते हैं ट्रैवलिंग करने से पहले जो मेडिकल कराने जाते हैं तो उसमें उनको पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी सी हो गया। बिल्कुल। या फिर जब ये अपनी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर लेते हैं सही। कि उसके बाद जो इनका अंदाजा होता है। ये बड़े लॉन्ग टर्म में और बड़ी क्रोनिक डिजीज है। बिल्कुल। इसके अलावा वायरस के अलावा आपके जिगर को फैटी लिवर एक और है कि ये आपके जिगर को डिस्टर्ब कर सकता है। आपके जिगर को मैं फिर अगेन के ड्रग्स, हकीमी मेडिकेशंस, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे मरीज़ आते हैं जिनका जिगर हकीम की दवाइयाँ खाने की वजह से ख़राब हो जाता है। ठीक है। वो आपके जिगर को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ हम लोग कहते हैं कि मूड सी बीमारियाँ, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, वो हैं। और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि आपकी ख़ानदानी बीमारियाँ होती हैं, विल्सन डिजीज़ है, हीमोक्रोमेटोसिस वगैरह, ये आपके फिर मैदे को जिगर को डिस्टर्ब कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, हेपेटाइटिस ई का आपने कहा कि 2 साल से जो है वो प्रोलॉन्ग कर रहा है, तो उसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न आप लोगों को पता चला है या कोई रिसर्च? बेसिकली ये अभी तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगेन वही बात आती है कि जब आप बेहतियाती करेंगे और ये आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, बाहर से खाना खाएंगे, तो ये आपकी बॉडी में जब एंटर हो रहा है उसके बाद ये बड़ा प्रोलॉन्ग कर रहा है। उसके वेरिएंट्स हो सकते हैं बेसिकली वायरस के, जो कि उसको आगे लंबा खींच रहे हैं और उसको डिजीज़ को सीवियर कर रहे हैं। सही, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अंदर जो है ये देखा गया कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल भी अपना लेता है। सही, ठीक तो है। उसमें बड़े पोजीशन होती है कि कई बार आपको जो है वो टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी तक बात पहुंच जाती है अगर हालात ख़राब हो रहे हो। ठीक है, सही। तो ये इसलिए और प्रिवेंट करने का बहुत आसान तरीका है। आप इसको बड़े आसानी से अपने अच्छी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के जरिए कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीनेशन है, आप वो करा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है जो कि बच्चों के जो है वो जो हिफाजती टीकों के प्रोग्राम में भी है, और अगर बड़ों में से किसी ने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन नहीं कराई है तो वो 3 टीके हैं जो कि आपको 3 मुख्तलिफ औकात पे लगते हैं। उन टीकों को लगाकर आप हेपेटाइटिस बी से भी अपने आप को बच सकते हैं। बाकी एहतियात जो है इन चीज़ों में बहुत लाज़िम है। ठीक है। अच्छा, ये जो वैक्सीन होती हैं हेपेटाइटिस ए और बी की, ये जो है ये बच्चों को आगे करवा दी है तो जाके लेटर एजेस में उनको दोबारा करवाने की जरूरत हो सकती है? ए की जो है वो आपको रिपीट करनी पड़ती है, लेकिन बी जो है वो आपकी एक बार अगर हो जाती है और उसके बाद आपके बॉडी के अंदर उसके टाइटर्स आ जाते हैं तो वो आपको दोबारा नहीं करानी पड़ती। सही, ठीक है, दोबारा नहीं होती। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह? क्योंकि जनरली लोगों को हो जाता है, एक तो डायग्नोज वो इस तरह से होता है कि सिम्टम्स कोई आ नहीं रहे होते हैं और फिर पता लगता है और फिर वो परेशान हो जाते हैं कि अब इसको ट्रीट किस तरह करना है, कोई और मसला ना हो। लेकिन लास्ट ना चंद सालों के अंदर ये बहुत बड़ी जो है ना मेडिकल साइंस के अंदर जो है वो एक रेवोल्यूशन आई है हेपेटाइटिस की सी के ट्रीटमेंट के हवाले से। हमारे पास ऐसी दवाइयाँ आई हैं और बहुत जल्दी बड़ी अच्छी दवाइयाँ डेवलप हुई हैं जो कि आपकी हेपेटाइटिस को सी की ट्रीटमेंट को ट्रीट करती हैं और इसको मुकम्मल तौर पे इरेडिकेट कर देती हैं। ठीक है। बेसिकली हमारे पास जब आप हेपेटाइटिस सी के साथ आते हैं तो हम आपका PCR के ऊपर कंफर्म करते हैं। उसके बाद हमारी जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो है कि आपके लिवर के स्टेटस को देखना, कि आपका जिगर का स्टेटस क्या है, आपका फंक्शन कैसा है, उसके इंजरी मार्कर्स कैसे हैं। अगर आपका जिगर ठीक है और अपना वो काम बिल्कुल ठीक तरीके से सही कर रहा है तो हम लोग आपको 3 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं। 3 महीने आपको दवाई खानी है और उसके बाद फिर हम दोबारा 3 महीने बाद दोबारा टेस्ट करते हैं, तो उसके बाद आपका 90 to 96% चांसेस हैं कि आपका वायरस इसमें क्लियर हो जाता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपका लिवर डैमेज हो चुका हुआ है और वो सुकड़ाव की कंडीशन में आता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो वायरस ये काम करता है ये क्या लिवर में सुकड़ाव पैदा करता है और उसके साथ उसके फंक्शंस को ख़राब करना करता है, तो फिर ये हमारा ट्रीटमेंट जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है और फिर हमें 6 महीने देते हैं। अच्छा, ठीक है। सो हेपेटाइटिस जो है वो वैसे कहते हैं, अब डिफरेंट फॉर्म्स का तो आप ही बता सकते हैं बेहतर, लेकिन वो साथ बैठने से या मिलने जुलने से तो नहीं फैलता? मैं आपको बताया कि जिस तरह हेपेटाइटिस ए ई है ये खाने पीने की अशिया से है
और इन एक चीज़ों में एक जो है वो ओरल फीकल रूट हम कहते हैं कि उससे जाता है। सही। और बी और सी जो है वो खून से आलूदा चीज़ों के इस्तेमाल से होता है। अगर आप हेपेटाइटिस बी सी है, ये साथ बैठने से, साथ खाना खाने से नहीं होगा। ठीक है। बच्चों को प्यार करने से या इस तरह का नहीं है। ठीक है। हेपेटाइटिस सी के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपना नाखून तराश, अपनी कैंची, जो नाई के पास आप अगर जाते हैं, बार्बर के पास जा रहे हैं, तो वो जो आपके औजार हैं वो अपने आपके पास अलहदा कर लें। आप कंघा अपना, ब्रश, रेजर्स वगैरह, इन चीज़ों को अलहदा कर लें। बी के लिए है कि मियाँ बीवी के दरमियान के ताल्लुकात के जरिए भी हो सकता है, तो इसलिए वो उन दोनों को भी अपना टेस्ट करवाना चाहिए। और एक पार्टनर अगर किसी को नहीं है उन दोनों पार्टनर में से, तो उनको अपनी वैक्सीनेशन करानी चाहिए और इलाज अपना उस हिसाब से कराना चाहिए। ठीक है। सो हेपेटाइटिस के जनरल सिम्टम्स अगर कोई देखना चाहें तो वो क्या होते हैं? देखिए, मैं बताया कि हेपेटाइटिस बड़ी ब्रॉड टर्म है। वो उसमें अगर आप एक हेपेटाइटिस ए की बात करेंगे तो अचानक बुखार आ जाना, दिल का मतली करना, उसके बाद आपको उल्टी आना, आपकी जिल्द जो है एकदम जर्द पड़ जाती है, वो आप जिसको हम लोग आम ज़बान में कहते हैं कि पीलिया हो गया है। पेशाब जो है वो गाढ़े जर्द रंग का सरसों का आता है। फिर हम उसमें टेस्ट कराते हैं जिसके बाद हम उसको कंफर्म करते हैं। हेपेटाइटिस बी सी में का एक बड़ा खामोश कातिल है, ये आराम से अपने साइन एंड सिम्टम शो करता है, लेकिन जनरली देखा ये गया है कि लोगों में जिस्मानी दर्दें और थकावटें वगैरह आती हैं, बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। लेकिन एक बार अगर ये जिगर को डैमेज कर दे, आपके लिवर को डैमेज कर दे, तो फिर उसके साथ पेट में पानी पड़ जाना, खून की उल्टी आना, काले पखाने होना और बेहोशी के दौरे पड़ना, इस तरह की अलामतें भी जाहिर हो सकती हैं। सही, बहुत वाइड रेंजेस हो जाती हैं। इसी तरह फैटी लिवर है, एक अगर आपका जो है फैट की वजह से आपके जिगर के ऊपर हो जाती है, तो वो उसकी वजह से हो जाता है। अगेन उसके अंदर जो आपको पहले वो दर्द वगैरह के सिम्टम्स हैं वो आते हैं, कई बार उसमें आपको शुगर के प्रॉब्लम्स भी आते हैं और आपका वजन ज़्यादा होता है, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग आप टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपके LFTs डैमेज आते हैं, फिर उसमें से वो डायग्नोज हो जाता है। ठीक है। फैटी लिवर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। फैटी लिवर किन लोगों में ज़्यादा हो सकता है और सिर्फ जो लोग मोटे हैं उन्हीं में होता है या मतलब नॉर्मल उसके फिजिक के लोगों में भी हो सकता है? देखिए, फैटी लिवर बड़ा कॉमन अब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी हो चुका है। उसकी रीज़न ये आ जाती है कि हमारे जो है वो हम खुराक ऐसी जो कह रहे हैं जिसमें फ़ैट कंटेंट्स ज़्यादा आते हैं। आप अगर फास्ट फूड्स को देखें तो बर्गर्स हैं, उसमें चीज़, मायोनीज़, इस तरह की प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं और इस तमाम चीज़ें हैं, ये आपके अंदर ये तमाम चीज़ों को डिपॉजिट करते हैं। इसके अंदर आपके ये भी है, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ख़ानदानी तौर के ऊपर जो है आपके लिपिडीमिया ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर भी बीमारी हो सकती है। ठीक है। और 20 पेशेंट्स के अंदर जो मोटापे का शिकार होते हैं, बेसिकली हम BMI कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर आपका BMI ज़्यादा आ रहा है, 30+ आ रहा है, तो उसके अंदर ऐसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके फैट लिवर के ऊपर फैट डिपॉजिट होती है। पहली स्टेज के अंदर ये सिर्फ हम इसको कहते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं कि फैटी लिवर हो गया है, कि आपके उसने जिगर को इतना डैमेज नहीं किया होता, उसके फंक्शंस को नहीं ख़राब करा होता, लेकिन आपके जिगर के ऊपर चर्बी जमना शुरू हो जाती है। फिर हम इसको कहते हैं कि जब वो लिवर को डैमेज करना शुरू करता है, हम इसको फिर कहते हैं कि नैश, नॉन स्टेटोटिक, इसको हम नॉन अल्कोहलिक स्टेटोटिक हेपेटाइटिस हो गया। तो वो उसमें जब जिगर के सेलों की सोजिश वगैरह आ जाती है। और ये ज़्यादातर जो है उन लोगों में होता है जिनके अंदर मोटापे की बीमारी ज़्यादा होती है। लेकिन अब ये भी देखने में आया कि कई ऐसे लोग हैं जो कि जिनको ख़ानदानी कोलेस्ट्रॉल और ये हाइपरलिपिडीमियाज हैं वो, और उनके अंदर फैटी प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके अंदर भी फैटी लिवर हो सकता है। ज़्यादा हो सकता है। और ट्रीटमेंट क्या है फैटी लिवर की? लेकिन सबसे बड़ा ट्रीटमेंट तो वेट लॉस है। सही। आपकी डाइटरी मैनेजमेंट है। अगर आपकी डिजीज़ 1 ग्रेड के अंदर है तो आपका जो पहला हम लोग काम ये होता है कि आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, एक्सरसाइज है और आपका खाने को जो है ना डाइटरी मॉडिफिकेशन है, कि आपने बैड कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह और बैड फैट्स को दूर करना है, अच्छी फैट्स और प्रोटीन्स इनको ज़्यादा लेना है। तो वो इसकी प्रॉपर स्पेसिफिक डाइट प्लान बनाते हैं, वेट लॉस करते हैं, क्योंकि ये देखा गया कि अगर आपका बॉडी वेट 10% भी लॉस हो जाए तो ये आपकी डिजीज रिवर्सल में आ जाती है। सही, ठीक है। सो रिवर्सिबल होता है। जी बिल्कुल, ठीक है। और लिवर डिजीजेस जनरली जो है वो अगर जैसे लिवर को कोई डैमेज कर देती हैं, इज इट ट्रीटेबल और लिवर वापस अपनी फुल फंक्शनिंग पे जाता है? देखिए, एक हद तक लिवर की वो डिजीजेस जो है ना वो ट्रीटेबल होती हैं और लिवर के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर ले। लेकिन एक हद के बाद जब लिवर का डैमेज ज़्यादा हो जाता है तो इरिवर्सिबल लिवर डैमेज हो जाता है। सही। और आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कई बार उसके इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर देता है कि देन द ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू
इज लिवर ट्रांसप्लांट। सही। फिर आपको जिगर की तब्दीली या जिगर का ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, सो वो डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी में आपकी डिजीज ने इम्पैक्ट किया। ठीक है, कमिंग बैक टू हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो है वो सारे हेपेटाइटिस ट्रीटेबल होते हैं या फिर कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, इसका क्या है? देखिए जनरली तो ये है कि हमारा हेपेटाइटिस सी को हमने ट्रीटेबल है अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम में आ जाते हैं। अगर आपके जिगर को डैमेज हो चुका हुआ है तब भी हमें बैक्टीरिया जो आपका वायरस है उसको ख़त्म करना है। उसके बाद लिवर कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये आपकी बॉडी के ऊपर करता है। कई लोगों के अंदर फंक्शन कैपेबिलिटी उसकी वापस आ जाती है और कई लोग जो हैं वो मज़ीद डैमेज नहीं होता, वो वहीं रुक जाता है और फिर उनको ट्रांसप्लांट की तरफ हम रेफ़र कर देते हैं। हेपेटाइटिस बी का जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कई लोगों में हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो आपके साथ बहुत लंबे अरसे तक चलना है। शायद अभी तक जो हमारे पास उसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन मौजूद है शायद ता हयात आपको उसके साथ रहना पड़ सकता है। उसमें कई बार हम हेपेटाइटिस ज़रूरी नहीं है कि हेपेटाइटिस बी को हम हर बार दवाइयाँ देकर ट्रीट करें। वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड कितना है और वो आपके जिगर को कितना डैमेज कर रहा है, हम उस हिसाब से फिर करते हैं। सही। तीसरा ये है कि हमारे जितने भी हेपेटाइटिस हैं, बी है, सी है, इनके साथ या आपका फैटी लिवर की वजह से हुआ हुआ है, इनके साथ हम हर 6 महीने में मॉनिटरिंग करते हैं आपके जिगर के टेस्ट के साथ और अल्ट्रासाउंड के साथ कि खुदा ना खास्ता ये जिगर के कैंसर के अंदर तो तब्दील नहीं हो रहा, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो जिगर के कैंसर का सबब है वो हेपेटाइटिस से ही आता है। तो वो उसके फिर हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और उस हिसाब से देखते हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई कहीं डेवलप करना शुरू हो जाए तो फिर अगेन हमारे पास ऑप्शन जो है वो सर्जिकल ऑप्शन और ट्रांसप्लांट की तरफ ही आता है। सही, ठीक है। अच्छा, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मुसव्वर उस्मान जो कह रहे हैं कि अगर हेपेटाइटिस सी एलिजा रिएक्टिव आए और पीसीआर क्वालिटेटिव नेगेटिव हो तो इससे क्या आप डिड्यूस कर सकते हैं? देखिए इसके अंदर डिपेंड हो सकता है कि कई बार हमारे पास जो पेशेंट होते हैं वो जब हेपेटाइटिस सी का इलाज करवाते हैं तो उसके बाद कई बार वायरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो छोटे टेस्टों को पॉजिटिव दे सकते हैं, बिल्कुल वो उनके अंदर रिएक्टिव आ सकते हैं। उसके लिए फिर हम लोग पीसीआर का टेस्ट ही रिकमेंड करते हैं कि दैट यू हैव टू डू पीसीआर। तो अगर आपका पीसीआर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब है कि आपके अंदर वायरस नहीं है। सही, आपका हमारा ज़्यादा रिलायंस पीसीआर के ऊपर पे रिलायंस होता है। ठीक है, सही है। इसके अलावा अगर हम लोग ऑटो इम्यून डिजीजेस की तरफ आए तो वो लिवर की कौन सी डिजीजेस होती है? देखिए ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हम उसको कहते हैं। वो बेसिकली आपके बॉडी के सेल्स ही आपके जो जिगर के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये उसकी और इसका भी कोर्स उसी तरह ही होता है कि आपके लिवर डैमेज होना शुरू होता है, पहले उसकी इंजरी होती है, उसके बाद फिर बाकी हेपेटाइटिस जो रिजल्ट करते हैं उसी तरह की भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, और पहले हम इसको जो कंट्रोल करना चाहते हैं स्टीरॉइड्स के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, इम्यून मॉड्यूलेटर्स हैं उनके ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ना हो तो फिर देन इसका एक ही ऑप्शन होता है वो है लिवर ट्रांसप्लांट। सही, ठीक है, और लिवर ट्रांसप्लांट से मैनेज हो सकती है आसानी से। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो सकता है लिवर ट्रांसप्लांट से। चले, अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम टेस्टिंग की तरफ आएँ, बिकॉज लिवर की डिजीज़ेस जनरली जो है वो लेटेस्ट स्टेज में ही पता लग रही होती हैं या कुछ डिजीज़ेस होती हैं जो लेटेस्ट स्टेजेस में पता लगती हैं, तो लिवर फंक्शन टेस्ट या इस तरह के रेलिवेंट और दूसरे टेस्ट कितना रेगुलरली करवाने चाहिए? देखिए 6 मंथली LFTs जो लिवर फंक्शन टेस्ट हम उसको कहते हैं, अगर हम 6 मंथली लिवर फंक्शन टेस्ट करा लें तो उसमें हमें काफ़ी हद तक लिवर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसके इंजरी मार्कर्स के बारे में पता चल जाता है कि आपका लिवर क्या है, और लिवर के फंक्शनल कैपेसिटी का पता चल जाता है कि एल्ब्यूमिन सही बना रहे है। 6 मंथली लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग अगर आपने पहले नहीं कराई है तो बी और सी की स्क्रीनिंग लाजमी करा ले। कई लोग हैं उसके अंदर जो है हमारे यहाँ कई जगहों के ऊपर अब तो मैंडेटरी होता है, मेडिकल प्रोसीजर्स के अंदर है, आप एंडोस्कोपी कराते हैं तो हम लोग पहले हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग कराते हैं, ऑपरेशन से पहले हम हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग कराते हैं, डेंटिस्ट करवा रहे हैं, खून लगवाने से पहले होती है तो वो हम लोग वो करवाते रहते हैं। तो अगर नहीं करवाई है या बहुत अरसा गुजर गया तो अपने हेपेटाइटिस बी सी की भी स्क्रीनिंग लाजमी करवा दें, क्योंकि वो ये जैसे आपने मेंशन किया कि साइलेंट किलर्स होते हैं, तो बेहतर है कि आप रेगुलर स्क्रीनिंग की तरफ जाएं ताकि प्रॉब्लम्स अर्ली स्टेजेस में आइडेंटिफाई कर सकें। सही, ठीक है। लिवर सिरहोसिस भी होता है, वो क्या एग्जैक्टली चीज़ है? बेसिक वही बात मैं बता रहा था कि जिगर का सिकुड़ाव, आपका जब हेपेटाइटिस होगा वो पहले आपके जिगर के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स बनेगा कि आपके जिगर का साइज बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद जब आपके लिवर के सेल डैमेज होना शुरू कर देंगे आप ये और उसके अंदर फाइब्रस बैंड बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपका जिगर जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। सही, वो उसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं, जो जिगर का सिकुड़ाव होता है। ठीक है,
और वो बाकी बॉडी को भी इम्पैक्ट कर रहा लेकिन होता जब अपना लिवर अपना फंक्शन करना छोड़ देगा, बिल्कुल। मैंने आपको पहले बताया कि उसमें फंक्शंस में है कि वो आपके जिस्म के अंदर जो टॉक्सिक मादे हैं, केमिकल्स हैं, जहरीले केमिकल्स हैं, बिल्कुल। उनको निकाल रहा है, आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, सही। आपके जो है वो प्रोटीन्स बना रहा है। जब ये नहीं करेगा तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको खून की उल्टियाँ आ सकती हैं, काले पखाने आ सकते हैं, बिल्कुल। पेट में पानी बढ़ जाना, सही। उसके बाद एक बेहोशी के दौरे, क्योंकि वो ठीक है। आपके फासिद मादे जमा होते रहते हैं, तो वो फिर बिल्कुल। दिमाग में जब जाते हैं तो वो फिर बेहोशी के आलम में इंसान को कन्वर्ट कर देते कन्वर्ट हैं। कर देते हैं, ठीक है। सो कमिंग टुवर्ड्स द एंड, आप हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर लिए हुए, बट स्टमक को हेल्थ को इंश्योर करने के लिए और लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या एडवाइस है जो आप लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहली एडवाइस है कि अपनी डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन है, बिल्कुल। खाना आपने एक पेट भर के नहीं खाना, जगह रख के खाना है, बिल्कुल। जो कि हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल। हदीस से भी पता चलता है, उस सुन्नत के मुताबिक। और उसके बाद आपने एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाना है। बिल्कुल। आप फैटी लिवर है या स्टमक प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी ऐसे इश्यूज हैं जिसको हम हेल्दी लाइफस्टाइल और इन चीज़ों से कर सकते हैं। इसके अलावा हाइजीनिंग, बिल्कुल। आपने हाथ धोने हैं, सही। आपने अगर बाहर से खाना खाना है तो ऐसी अच्छी जगहों से खाना खाएं जहाँ को पता हो कि सफाई के और ऐसे इंतजाम अच्छे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें, और ये कोई ऐसी मुश्किल काम भी नहीं है, तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच जी, बहुत डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। आई थिंक कुछ एक दो हम लोगों के पास क्वेश्चंस आए हुए भी हैं, सो लेट्स सी वो क्या है, उनको हम आंसर कर देते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस और जो इम्यून सिस्टम से रेलेवेंट काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ हैं उनको हम लोगों ने जो है आंसर कर ही दिया। एक और क्वेश्चन हमारे पास ये है, ज़ारा शरीफ पूछ रही हैं, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फीलिंग चोक्ड समटाइम इट गेट्स वर्स, व्हिच मींस कि अगर आपको चोकिंग हो रही है खाना खाते हुए। देखिए, ये इसमें जो है काफ़ी जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। कई बार आपके ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से मैंने पहले बताया था कि आपकी जो खुराक की नाली और आपके मैदे का मुंह है वहाँ स्पिंचर्स होते हैं, गर्ड के अंदर ये लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वापस आता है, और कई बार ये ओवर टाइट हो जाते हैं। हम ये ओवर टाइट हो जाते हैं, तो उसमें एक्लेजिया उसको हम कहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके यहाँ खाना फंसना या खाना अंदर ना जाना और उल्टियाँ वगैरह आ सकती हैं। और फीमेल्स के अंदर जो है कई बार फंक्शनल भी हो सकता है, ग्लोबल हिस्टेरिकस के, उनको हर वक्त ऐसा महसूस रहता है कि हमारे गले में या खुराक की नाली में कोई चीज़ फंसी हुई है। तो उसको भी हमारे पास डायग्नोज करने के लिए कि अगर बहुत लंबे अरसे से है तो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करके एक बार हम देख लेते हैं कि कहीं ऐसी कोई और वजह तो नहीं है, और अगर नहीं है तो फंक्शन कैटेगरी के अंदर जाकर आप उसको कर सकते हैं। सही। सो वो आई थिंक चेक करवाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक दफ़ा कंसल्टेंट से आप मिल लें, और ताकि एग्जैक्टली डायग्नोज हो जाए आपकी कंडीशन, और फिर आप उसके हिसाब से जो है आगे लेके चल सकें। ठीक है जी, आई थिंक ऑल आवर क्वेश्चंस आर आंसर्ड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब अगेन फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस और हमें इतना सारा टाइम देने के लिए। आई होप आप सब ने सुन लिया होगा। हमने जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिलेटेड डिजीज़ेस और लिवर रिलेटेड डिजीज़ेस दोनों को काफ़ी हद तक कवर कर लिया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों की तरफ से हमें आ भी रहे होते हैं, लास्ट सेशंस में भी आए, उनको भी हमने कवर करने की कोशिश की है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है वो ये होती है कि आप जो हैं वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, अपने आप को जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्टिव करें, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं, और इन सब चीज़ों के ज़रिए अपने आप को हेल्दी रखें, क्योंकि प्रिवेंशन जो है वो बेहतर होती है ट्रीटमेंट से। सो अपने आप को पहले ही उस चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखें कि आपको उस हेपेटाइटिस या इस तरह की डिजीज़ की तरफ ना जाना पड़े। अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। आजकल के टाइम्स में जब कोरोना भी हम लोगों के जो है लाइफस्टाइल्स में तब्दीली कर रहा है, सो हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वॉशिंग योर हैंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, बाहर से खाना कम करें, घर में बनाएं, हेल्दी फूड्स खाएं। सो ये वाली सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप लोगों को कोई भी अगर और क्वेश्चन इस टॉपिक से रेलिवेंट है, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, और हम डॉक्टर साहब से कहेंगे कि अगर वो उस पर आंसर कर दें तो वो जो है आप लोगों के क्वेश्चन वो भी आंसर हो जाएंगे। हम लोगों का टेलीमेडिसिन सर्विस भी लाइव है इस वक्त, सो आप लोग आपकी सेहत के नंबर पे कॉल करके या फिर हमारी वेबसाइट से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन करना है, आप कॉल कर सकते हैं 03-111-456-789 पे, और अपनी टेली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। सो ये हम लोगों के सेशंस जो हैं ये हम कोशिश करेंगे कि जितना फ्रीक्वेंटली कर सकें, और आपके ज़्यादातर जो भी टॉपिक्स हैं जिन पे आप आंसर चाह रहे हैं उन सबको जो है कवर कर सकें। सो इंशाल्लाह वील बी हेयर नेक्स्ट टाइम विद मोर
इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रिलेवेंट टू योर हेल्थ, और आपके सारे क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे उससे रिलेवेंट। थैंक यू सो मच।